हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोज शर्मा जनक सिंह चौहान के साथ एमजे क्लासेस में आज हम पढ़ रहे हैं फ्लेमिंगो किताब की सेकंड पोएम यानी कक्षा 12 की सेकंड पोएम। नाम है इस पोएम का एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। स्लम का मतलब था कच्ची बस्ती, कि एक कच्ची बस्ती के अंदर जहाँ बहुत ज़्यादा गरीब तबके के लोग रहते हैं और बड़ी बड़ी सिटीज़ के अंदर ये बस्तियाँ होती है, जैसे भारत में दिल्ली, बम्बई या जितने भी महानगर हैं उन सब के अंदर ये बस्तियां देखी जा सकती है। तो ऐसी बस्ती के अंदर एक प्राथमिक, एलिमेंट्री का मतलब प्राथमिक स्कूल, तो उस स्कूल की क्या कंडीशन है, उसके अंदर बच्चों की कंडीशंस कैसी होती है, उनकी दुनिया कैसी होती है, इन सब के बारे में इस पोएम के अंदर बताया गया है। थोड़ा सा हम देख लेते हैं अबाउट द पोइट कि इसको जो लिखने वाले हैं वो कौन हैं और उनका जीवन काल कैसा रहा है। तो यहाँ पर है कि स्टेफन स्पेंडर नाम अगर याद आया हो तो ये पोएट एंड पैनकेक्स के अंदर भी ये नाम बहुत बार लिया गया था जो अपना लेसन है। तो स्टेफन स्पेंडर वही कवि हैं, ये 1909 के अंदर पैदा हुए तो 1995 के अंदर ये ख़त्म हो गए थे, मर गए थे। तो वाज एन इंग्लिश पोइट एंड एन एसेइस्ट, तो ये क्या थे, एक अंग्रेज कवि थे, पोइट ने कवि थे, एंड एसेइस्ट और एक निबंधकार थे। ही लेफ्ट यूनिवर्सिटी कॉलेज, तो उन्होंने क्या छोड़ दिया था, यूनिवर्सिटी कॉलेज यानी उन्होंने कॉलेज को छोड़ दिया बिना पढ़ाई करे, और कॉलेज का नाम था ऑक्सफोर्ड विदाउट टेकिंग अ डिग्री एंड वेंट टू बर्लिन इन 1930। कि इन्होंने जो ऑक्सफोर्ड कॉलेज थी उसको इन्होंने छोड़ दिया विदाउट टेकिंग डिग्री, बिना डिग्री लिए, एंड वेंट टू बर्लिन इन 1930 और 1930 के अंदर बर्लिन चले गए। स्पेंडर टुक अ कीन इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ टू बी अ सोशलिस्ट एंड पैसिफिस्ट। और बर्लिन जाके क्या किया इन्होंने, स्पेंडर टुक अ कीन इंटरेस्ट यानी कि वहाँ जाकर इन्होंने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लिया पॉलिटिक्स के अंदर यानी राजनीति में, और अपने आप को डिक्लेयर कर दिया इन्होंने अ सोशलिस्ट, एक सामाजिक व्यक्ति या समाजवादी व्यक्ति, एंड पैसिफिस्ट, पैसिफिस्ट का मतलब शांतिवादी व्यक्ति, इन्होंने अपने आप को घोषित कर दिया। अब इनके अलावा जिन्होंने बुक्स लिखी, बुक्स बाय स्पेंडर इंक्लूड पोएम्स, जिसके अंदर जो बुक्स शामिल है जो काफ़ी फेमस हुई, उनमें पोएम्स ऑफ डेडिकेशन यानी ये बुक, द एज ऑफ बीइंग ये वाली बुक, द क्रिएटिव एलिमेंट ये भी सब बुक्स के नाम हैं, द स्ट्रगल ऑफ द मॉडर्न ये सभी बुक्स हैं। इसके अलावा इन्होंने एक ऑटोबायोग्राफी भी लिखी यानी कि खुद की आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी का मतलब आत्मकथा लिखी, और उस आत्मकथा का नाम है वर्ल्ड विद इन वर्ल्ड, ये नाम है इनकी आत्मकथा का। तो ये तो बुक्स लिखी इन्होंने और ये एक आत्मकथा लिखी। अब एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अस्लम ये अपनी पोएम का नाम है। तो इसमें क्या किया इन्होंने, ही हैज़ कंसंट्रेटेड अ थीम्स ऑफ सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इन एक्वलिटीज़। तो ये जो कविता है इसके अंदर इन्होंने ध्यान केंद्रित किया है, कंसंट्रेटेड यानी ध्यान केंद्रित किया है सोशल इनजस्टिस यानी सामाजिक अन्याय, और क्लास इन एक्वलिटीज और वर्ग इन इक्वलिटी ने बराबरी न होना यानी वर्ग भेद के ऊपर इन्होंने प्रकाश डाला है, इसके ऊपर लिखा है। यानी कि जो ये कविता है इसके अंदर उन गरीब बच्चों के बारे में लिखा है जिनको पूरा भोजन नहीं मिलता, अच्छी शिक्षा नहीं मिलती, और अमीरी की जो फोटोग्राफ्स है उनको चोरी करने के लिए उकसाते हैं। तो ऐसे में ये जो कवि है वो जो जितने भी अच्छे लोग हैं, विजिटर्स हैं या जो पत्रकार हैं, नेता लोग हैं, उनसे अपील करता है कि कम से कम इन बच्चों के लिए बहुत अच्छा पढ़ाई का वातावरण निर्माण किया जाए जिससे ये अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छा कर पाएँ। तो अब देखते हैं हम इस पोएम को क्या लिखा है इसमें। तो पहली लाइन देखते हैं हम कि फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स, कि दूर दूर से चलने वाली, गस्टी वेव्स यानी तेज तेज हवा। इनके जो चेहरे हैं, दी चिल्ड्रंस फेसेस, कि इन बच्चों के जो चेहरे हैं यानी जो गरीब बच्चे हैं जो वहाँ पर पढ़ रहे हैं 1 से 5 क्लास के उस कच्ची बस्ती के स्कूल के अंदर, तो इस जो बच्चे बैठे हुए हैं उनके चेहरे किस तरह हो गए हैं, लाइक रूटलेस वीड्स, जैसे कि जड़ रहित घास हो बड़ी बड़ी इस तरह की, और इनकी जो जड़ें हैं वो ख़त्म हो गई हो और सूख गई हो। तो
इनके जो चेहरे हैं ये इस तरह से हो गए हैं, अर्थात इनके चेहरे पर धूल मिट्टी से जमा हुई है, इनके चेहरे बिगड़े हुए हैं, धुले हुए नहीं हैं, और इनके जो बाल हैं वो उस घास के समान हो गए हैं जिनकी जड़ें ख़त्म हो गई। यहाँ पर लिखा हुआ द हेयर टोर्न अराउंड देयर पेलर, कि उनके जो बाल हैं वो बिखरे हुए हैं, टोर्न यानी बिखरा होना, तो वो बिखरे हुए हैं उसके चेहरे के चारों तरफ। पेलर यानी पीला, पीला का मतलब यहाँ पर उदासी से जो चेहरा है, जिनकी खामोशी है, उससे जो चेहरा पीला पड़ा हुआ है, उन चेहरों के ऊपर उनके बाल इस तरह से छितराए हुए हैं, बिखरे हुए हैं, जैसे कि रूटलेस वीड, यानी जैसे कि जड़ विहीन घास होती है सूखी हुई। अब वहाँ पर कुछ बच्चे हैं जिनके बारे में यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया गया है, वर्णन किया गया है। तो उसमें पहली लड़की है, जो बच्चे बैठे हुए हैं उस स्कूल के अंदर, क्लास के अंदर, उन बच्चों में से द टॉल गर्ल विद हर वीड डाउन हेड। तो वहाँ पर एक लंबी लड़की है, लंबी सारी लड़की उन कक्षा 1 से लेकर 5 तक के बच्चों में, विद हर वीड डाउन हेड, लेकिन वो कैसे बैठी हुई है, वीड डाउन हेड, कि उसका सिर वज़न के कारण झुका हुआ है। अब सिर इसलिए झुका हो सकता है कि या तो उसको हेडेक हो, दर्द हो, सिर दर्द हो, या फिर घर से कोई ऐसी बात हो गई हो जिससे बहुत ज़्यादा उदास हुई हो, इस वजह से उसका सिर क्या है, नीचे झुका हुआ है और बिल्कुल खामोश बैठी हुई है। अगले बच्चे के बारे में देखते हैं कि द पेपर सीमिंग बॉय। पेपर सीमिंग बॉय का मतलब बहुत पतला दुबला, बहुत ही ज़्यादा पतला बच्चा। पेपर का मतलब होता है कागज़। अब कागज़ के समान का मतलब क्या होगा, बहुत ज़्यादा पतला बच्चा, विद रेड साइज़, और उसकी आँखें कैसी है, चूहे की जैसे, यानी जिस तरह के चूहे की आँखें होती है गोल मटोल छोटे छोटे, उसी प्रकार से उसकी आँखें हैं उस बच्चे की। अगला बच्चे के बारे में बताया रहा है कि द स्टंटेड। स्टंटेड का मतलब होता है अनडेवलप्ड, इट मीन्स अविकसित। अर्धविकसित हम कह सकते हैं, या अविकसित जिसे कहते हैं जिसका विकास पूर्ण नहीं हुआ हो, यानी अविकसित बच्चा है। अनलकी हियर, अनलकी का मतलब दुर्भाग्यशाली, यानी कि ये बच्चा क्या है, बहुत ही दुर्भाग्यशाली है। और हियर का मतलब उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी का मतलब होता है जो अपने पिता की किसी चीज़ को यूज़ करे या उसका उत्तराधिकार मिले। तो ये अनलकी यानी बहुत ही दुर्भाग्यशाली उत्तराधिकारी है, किस चीज़ का, ऑफ ट्विस्टेड बोन्स। ट्विस्टेड यानी मुड़ी हुई, और बोन्स का मतलब हड्डियाँ, यानी इसकी हड्डियाँ मुड़ी हुई है। तो इसका मतलब है कि उत्तराधिकारी बना, इसका मतलब इसके पिताजी के भी जो ये बीमारी थी, मुड़ी हुई हड्डियों की बीमारियाँ थी। तो ये बच्चा क्या कर रहा है, रिसाइटिंग, यानी उसी को दोहरा रहा है। रिसाइटिंग यानी दोहराना, तो दोहरा रहा है अ फादर्स नार्ल्ड डिसीज। इसको गनारल्ड या जनारल्ड नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे जी साइलेंट रहेगा, ये जी बिल्कुल साइलेंट रहेगा, इसको पढ़ेंगे नार्ल्ड। तो फादर्स नार्ल्ड डिजीज़, ये अपने पिताजी की जो बीमारी है, गांठदार, नार्ल्ड का मतलब हो जाएगा यहाँ पर, बीमारी का नाम है गांठ, जिसके अंदर हड्डियों में गांठें बन जाती है और वो मुड़ जाती है। तो गांठदार जो बीमारी है उसका उत्तराधिकारी है, या उसी बीमारी को दोबारा दोहरा रहा है, यानी इसके पिताजी को भी बीमारी थी और अब इसको बीमारी हो गई है। हिज लेसन, तो वो अपना पाठ है, ये बच्चा जिसकी बीमारी है, ये बच्चा क्या करता है, हिज लेसन, अपना पाठ फ्रॉम हिज डेस्क, अपनी जगह से ही सुनाता है। यानी कि इसके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि क्लास के अंदर आगे आकर अपना पाठ सुना सके, केवल अपनी जो न खड़ा हो सकता है तो अपनी जगह बैठे बैठा ही अपना पाठ, जो भी पहाड़ा है, गिनती है या कह जो भी कुछ हो, उसको अपनी जगह पर बैठा बैठा ही सुना रहा है। तो असल में क्या है कि ये पाठ नहीं पढ़ा रही, अपनी जो बीमारी है जो इसको विरासत में मिली है उसको दोहरा रहा है। अब यहाँ पर फुल स्टॉप, इसका मतलब एक बात ख़त्म हुई है, इट मीन्स एक पैरा पूरा हो गया है। अब यहाँ तक एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हम देख लेते हैं इतनी सी लाइनों में। तो हमारी जो लाइंस हैं इसमें, जैसे पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो ये बच्चों के चेहरों के ऊपर बन सकता है, जैसे हाउ डू द फेसेस एंड हेयर ऑफ दीज चिल्ड्रन लुक, कि ये जो बच्चे थे इनके जो चेहरे थे वो किस प्रकार के दिखाई दे रहे हैं। तो हम इसका आंसर लिखेंगे। अब देखिए उनके जो फेसेज हैं उन पर रूटलेस वीड्स है, हेयर टोर्न है, तो हमारा आंसर होगा कि फेसेज ऑफ द चिल्ड्रन आर पेल, कि उनके चेहरे बिल्कुल पीले पड़े हुए हैं। देयर हेयर इज़ अनकॉम्ड एंड डिसऑर्डरली, कि उनके जो बाल हैं वो बिना बने हुए हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है अनकॉम्ड है, बगैर कंघी किए हुए हैं।
दे आर डिप्रेस्ड, और वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं। ये हमारा एक क्वेश्चन होगा। एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है, देखें जैसे वाई डज द पोइट कंपेयर द चिल्ड्रंस फेसेस टू रूटलेस वीड्स, कि जो कवि है वो बच्चों के जो चेहरे हैं, उनके जो बाल हैं, उनको बिना जड़ की खरपतवार से क्यों तुलना करता है। तो हमारा आंसर होगा रूटलेस प्लांट्स आर पेल एंड विदर्ड फॉर वांट ऑफ फूड, चिल्ड्रन लिविंग इन स्लम्स आर अनडिफर्ड एंड पेल, क्योंकि जो रूटलेस प्लांट्स होते हैं जिनके जड़ें नहीं होती, वो भोजन की कमी की वजह से पीले पड़ जाते हैं या मर जाते हैं। तो ये जो बच्चे हैं ये भी गरीबी और भूख के मारे बिल्कुल पीले पड़े हुए हैं, और इनके चेहरे के ऊपर बाल घास की तरह उगे हुए हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो यहाँ तक बनते हैं। अब हम आगे देखते हैं। 8 बेक ऑफ द डिम क्लास अननोटेड स्वीट एंड यंग। अब वहाँ पर एक बच्चा और है, देखो यहाँ पर 8 बेक ऑफ द डिम क्लास, कि वो अंधेरे युक्त जो क्लास है जिसमें कोई लाइट की व्यवस्था नहीं है, रोशनी की व्यवस्था नहीं है, तो वहाँ उस क्लास के पीछे की साइड यानी पीछे पीछे वन अननोटेड, जिस पर किसी का ध्यान नहीं जाए, नोटिस नहीं किया किसी ने, अननोटेड स्वीट एंड यंग, जो बहुत ही प्यारा है, एंड यंग और छोटा सा है, बहुत अच्छा और प्यारा बच्चा है। हिज आइज लिव इन ड्रीम, और ये बच्चा क्या करता है, हमेशा सपने ही देखता है, यानी सपनों में खोया रहता है। ऑफ स्क्विल्स गेम, और किसके सपने में खोया रहता है, एक गिलहरी के खेल में, यानी हमेशा गिलहरी के खेल के अंदर ही खोया हुआ रहता है। और ये गिलहरी क्या करती है, इन ट्री रूम अदर देन दिस, कहाँ रहती है, ट्री रूम यानी एक पेड़ के ऊपर बना हुआ घोंसला, उसके अंदर रहती है, अदर देन दिस, यहाँ रहने की अपेक्षा, यानी कि जो बच्चा है इसका दिमाग हमेशा कहाँ खोया रहता है, इस गिलहरी के ट्री रूम के अंदर, अदर देन दिस, इस क्लास में रहने की अपेक्षा उसका ध्यान कहीं और रहता है। तो अब ये जो 3-4 लाइन हमने पढ़ी, इसके अंदर से जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्या हो सकते हैं, वो देख लेते हैं 1-2 क्वेश्चंस। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं व्हाट इज़ द बॉय डूइंग, कि ये जो बच्चा है, अननोटेड है बच्चा, ये क्या कर रहा है, तो हमेशा ये क्या करता है, एक सपना देखता रहता है गिलहरी के। तो हम लिखेंगे कि द बॉय इज़ ड्रीमिंग दैट हाउ अ स्क्विरल प्लेज इन द ट्री रूम, कि हमेशा ही ये गिलहरी के जो खेल है उसके अंदर खोया रहता है। और इसके अंदर क्वेश्चन बन सकता है कि हु इज़ सिटिंग एट द बैक ऑफ द डिम क्लास, कि कम रोशनी वाली जो क्लास है उसके अंदर पीछे पीछे कौन बैठा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा वन अननोटेड बॉय इज सिटिंग इन द बैक ऑफ डिम क्लास। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब आगे देखते हैं कि ऑन सोर क्रीम वॉल्स डोनेशंस शेक्सपियर्स हेड क्लाउडलेस एट डॉन सिविलाइज्ड डॉम राइडिंग ऑल सिटीज़, कि यहाँ पर जो सोर क्रीम वॉल्स है, सोर क्रीम वॉल्स का मतलब है खट्टी क्रीम जो पीले रंग की हो जाती है, जो थर होती है दूध की, वो जब पड़ी रह जाए, ख़राब हो जाए तो पीले रंग की हो जाती है। तो ऐसे रंग की दीवारें हो गई है उस स्कूल की, यानी कि जगह जगह से टूट रही है, प्लास्टर टूट रहा है, छत से चूना गिर रहा है, इस तरह की कंडीशन है उस स्कूल की। तो उसके अंदर डोनेशंस का मतलब है दान, तो दान में दी गई शेक्सपियर्स हेड, शेक्सपियर हेड का मतलब है शेक्सपियर का सिर, इट मीन्स हेड का मतलब है केवल सिर की फ़ोटो, यानी शेक्सपियर की फ़ोटो वहाँ पर लगी हुई है। क्लाउडलेस डॉन, क्लाउडलेस डॉन का मतलब है बादल रहित सुबह का दृश्य, क्योंकि डॉन का मतलब क्या होता है यहाँ पर, जिसे हम उषा काल भी कहते हैं, सुबह सुबह का समय जब क्लाउडलेस कोई बादल नहीं है, ऐसे एक दृश्य की तस्वीर यहाँ पर लगी हुई है। इसके अलावा सिविलाइज्ड डोम, सिविलाइज्ड यानी बहुत ही अच्छे सिटी का दृश्य है जिसमें बड़ी बड़ी इमारतें हैं और फैक्ट्रीज़ का दृश्य है, बढ़िया सड़कें हैं, इस प्रकार का एक दृश्य यहाँ पर लगा हुआ है। राइडिंग ऑल सिटीज यानी सभी सिटीज़ के अंदर ये सिविलाइज्ड डोम, यहाँ पर इस पूरी लाइन का मतलब है एक अमीर सिटी, एक अमीर जो शहर है उसका एक दृश्य यहाँ पर दीवारों पर लगा हुआ है। बेल्ड फ्लावरी टायरोलिस वैली, अब इसके अंदर घंटियों की तस्वीरें हैं, फ्लावरी यानी फूलों की तस्वीरें लगी हुई है, और टायरोलिस वैली ये एक घाटी है टायरोलिस, जिसका नाम है टायरोलिस, और ये फूलों की घाटी है जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है। इस प्रकार की घाटी का चित्र भी उसमें लगा हुआ है। ओपन हैंडेड मैप अवार्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड,
तो यहाँ पर ओपन हैंडेड मैप का मतलब है खुले हाथों से बनाया हुआ नक्शा, यानी कि अमीर लोगों के द्वारा बनाया हुआ नक्शा। अब यहाँ पर नक्शे का मतलब ये नहीं है कि जो मैप क्लासेस में लगे हुए हैं वही मैप, यहाँ पर कि ये जो चित्र बनाए गए हैं, ये जो दृश्य हैं, यहाँ पर केवल अमीर लोग ही जा सकते हैं या वो रह सकते हैं। तो ये जो एक अमीरों का नक्शा है वो क्या कर रहा है, अवार्डिंग द वर्ल्ड, कि ये एक ऐसा इनाम का संसार है। इट्स वर्ल्ड, अब यहाँ इट्स आया, यह है गरीब बच्चों के लिए, कि गरीब बच्चों का जो संसार है उसको दिखाया जा रहा है, यानी ये नक्शा इनके संसार को दिखाया जा रहा है जो बिल्कुल बेकार है। यानी इन बच्चों को ये ऐसे चित्र दिखाए जा रहे हैं कि जो अमीरों के हैं। तो ये बच्चे क्या करते हैं, इनको देखकर ऐसा ही होने के कारण गरीबी से लालच में आ जाते हैं और फिर गलत रास्ता अख्तियार कर लेते हैं। तो एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन, तो फिर भी ये जो बच्चे हैं, दीज विंडोज़ नॉट दिस मैप देयर वर्ल्ड वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद फॉग, कि ये जो बच्चे हैं इनके लिए ये खिड़कियाँ, दीज विंडोज़ का मतलब है इनके अंदर जो दिखाए गए चित्र हैं, यानी कि जो ये सिविलाइज्ड होम है, बेल्ड फ्लावरी टाइलस वैली है, इन सब के यहाँ पर दीज विंडोज़ का मतलब ये सब चीज़ें इनके लिए नहीं हैं। नॉट दिस मैप, और ये नक्शा जो है ये इन बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं है, यानी बिल्कुल फिट नहीं बैठता इन बच्चों के लिए, क्योंकि यहाँ पर दिखाई गई सारी की सारी चीज़ें इनके लिए बेकार हैं, क्योंकि इनके लिए ना तो पढ़ने के लिए ढंग के लिए जगह है और ना अच्छी स्कूल्स इनके लिए अवेलेबल है, न रहने के लिए अवेलेबल है कोई जगह। तो देयर वर्ल्ड, तो इनका संसार है वो क्या है, वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद फॉग, कि इनका पूरा का पूरा जो फ्यूचर है, इनका पूरा का पूरा जो भविष्य है वो किससे पेंटेड है, ढका हुआ है। पेंटेड है ना, ढका होना, तो ढका हुआ है फॉग। फॉग का मतलब होता है धुंधला प्रकाश, या फिर क्या कहें धुंध, धुंध से इनका भविष्य ढका हुआ है। अब यहाँ से लेकर ऑन सोर क्रीम से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक कौन कौन से क्वेश्चंस हमारे लिए बन सकते हैं वो हम देखते हैं। तो क्वेश्चन बन सकता है जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट थिंग्स आर हैंगिंग ऑन द वॉल्स ऑफ द क्लासरूम, यानी क्लासरूम की जो दीवारें हैं उन पर कौन कौन सी वस्तुएं टंगी हुई है। तो हमारा आंसर होगा द पिक्चर ऑफ शेक्सपियर, यहाँ पर लिखा हुआ है शेक्सपियर सेड, इट मीन्स पिक्चर ऑफ शेक्सपियर, एंड अदर थिंग्स गिवन एज डोनेशंस, और वो अन्य चीज़ें जो डोनेशन में दी गई हैं आर हैंगिंग ऑन द वॉल्स ऑफ क्लासरूम, वो क्लासरूम की दीवार पर टंगी हुई है। अगला क्वेश्चन हो सकता है कि हाउ इज़ द एटमॉस्फेयर ऑफ द क्लासरूम, कि कक्षा कक्ष का वातावरण जो है वो कैसा है। तो हमारा आंसर होगा कि द एटमॉस्फेयर ऑफ द क्लासरूम इज़ डल एंड अनइंटरेस्टिंग टू द चिल्ड्रन, क्योंकि बच्चों के लिए यहाँ का जो वातावरण है, जो ये अमीरों की चीज़ें, ये बिल्कुल नीरस और इंटरेस्ट लेस, यानी कि अरुचिकर है। और यहाँ पर क्वेश्चंस बन सकते हैं, द मैप ऑफ द वर्ल्ड का मतलब क्या है। तो यहाँ पर द मैप ऑफ द वर्ल्ड का तात्पर्य है कि ये जो संसार है, ये जो ये इनके लिए आभासी संसार, क्लाउडलेस डॉन है, सिविलाइज्ड डॉन है, इनका जो चित्र है ये इनके लिए बेकार है। तो इसका आंसर ये होगा। अब हम देखते हैं आगे, अ नैरो स्ट्रीट सील्ड इन, ये सील्ड इन पूरा एक वर्ड है, विद अ लीड स्काई। लीड स्काई का मतलब होता है धुंधला, धुंधला बोल सकते हैं हम, या फिर काला, धूसर कलर का, ग्रे कलर का, स्काई यानी आकाश। तो इनका जो जीवन है वो क्या है, अ नैरो स्ट्रीट सील्ड इन, कि इनका पूरा का पूरी ज़िंदगी एक संकड़ी गली के अंदर बंद कर दी गई है। विद अ लीड स्काई, एक धुंधले आकाश के साथ, यानी कि इनका जो जीवन है वो एक धुंधले आकाश के समान है। और यहाँ पर धुंधला आकाश का मतलब है निराशा, कि इनका जो जीवन है वो पूरा का पूरा निराशा में ही गुजर जाता है। तो इनके जो फ्यूचर है, इनका जो भविष्य है वो एक नैरो स्ट्रीट में बंद कर दिया गया है। फार फार फ्रॉम रिवर्स कैप्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स, और ये दूर है, बहुत बहुत दूर हैं, रिवर्स यानी नदियों से, कैप्स यानी अंतरीप, एंड स्टार्स और उन सितारों से, ऑफ वर्ड्स यानी कि जो शब्द यहाँ पर है ज्ञान, नॉलेज। तो नॉलेज की नदियों से, नॉलेज के अंतरीपों से, या नॉलेज के सितारों से बहुत बहुत दूर हैं, यानी कि इनके लिए अच्छे ज्ञान के स्कूल्स इनकी पहुंच से बहुत दूर हैं।
और ऐसा इनकी गरीबी के कारण है कि बहुत गरीब हैं, इसलिए अच्छे स्कूल्स में नहीं जा पाते। तो इस कारण से श्योरली, तो निश्चित रूप से जो शेक्सपियर है इज़ विक्ड, वो क्या है, पतित, यानी कि बुरा, पतित है या बुरा व्यक्ति है। किनके लिए, इन बच्चों के लिए। अब शेक्सपियर इनके लिए बुरा क्यों है, क्योंकि जो शेक्सपियर है वो हमेशा लव के ऊपर लिखा है, उसने कविताएं या जितने भी नाटक लिखे हैं वो प्रेम मोहब्बत के ऊपर लिखे हैं या फिर अमीर लोगों के बारे में लिखे हैं। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर शेक्सपियर जब अमीर लोगों के लिए लिखता है तो अमीरी तो इन बच्चों के लिए बिल्कुल बेकार चीज़ है। तो इन बच्चों के लिए जो शेक्सपियर है जो बातें बताता है वो इनके लिए बेकार है, इसलिए इनके शैतान का रूप है। द मैप अ बैड एग्जाम्पल। और ये जो नक्शा, कौन सा नक्शा की बात हो रही है यहाँ पर, वही नक्शा जिसके अंदर टायरोलस वैली और जो डोम बताए गए हैं, जो अमीर शहरों के चित्र बताए गए हैं, वो सारे के सारे जो चित्र, यहाँ पर मैप का मतलब हम ले सकते हैं पेंटिंग्स यानी चित्र। तो वो जो चित्र हैं बैड एग्जाम्पल, वो बहुत ही बुरे उदाहरण हो सकते हैं इनके लिए। अब ये जो चित्र हैं उनके अंदर और क्या क्या है, विद शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग दैम टू स्टील, कि जो चित्रों के अंदर बड़े बड़े जहाज दिखाए गए हैं, सन उगता हुआ सूर्य दिखाया गया है, एंड प्रेम, और बहुत ज़्यादा जो प्रेम दिखाया गया है, ये सब चीज़ें टेम्पटिंग ललचाना। तो ये सब चीज़ें क्या करती है कि इन गरीब बच्चों को ललचाती है स्टील यानी चोरी करने के लिए, क्योंकि इन चीज़ों को देखने के बाद, अब ये चीज़ें उनके पास तो है नहीं, तो ये बच्चे भी चाहते हैं कि हम भी ऐसा जीवन जिएं। तो इस तरह से उच्च स्तरीय जीवन जीने के लिए ये चोरी करने के लिए क्राइम की तरफ बढ़ते हैं। 4 lives that slowly turn in their cramped halls from fog to endless night। तो इनका जो जीवन है 4 lives, कि इन बच्चों का जो जीवन है that slyly धीरे धीरे, स्लोली हम बोल सकते हैं, तो धीरे धीरे चुपके से, जिसे पता ही नहीं चले, धीरे धीरे टर्न इन, वो क्या है, बदल जाता है देयर क्रैम्ड हॉल। क्रैम्ड का मतलब बहुत ही छोटे, संकड़े, छोटे संकड़े, होल्स का मतलब यहाँ पर उनके होम्स, घर, होल्स का मतलब छेद नहीं है, उनके जो छोटे छोटे बिल्कुल तंग घर हैं, उन्हीं के अंदर इनका पूरा जीवन, फ्रॉम फॉग यानी फ्रॉम मॉर्निंग टू एंडलेस नाइट, अंतहीन रात्रि, अंधकार में जो इनका पूरा जीवन है, तो पूरा जीवन इनका इन झुग्गी झोपड़ियों में ही गुजर जाता है। ऑन देयर स्लेग हीप। अब ये क्या है, स्लेग, यहाँ पर वर्ड आया स्लेग। स्लेग का मतलब होता है फैक्ट्रीज से निकले वाला कचरा, जैसे जो मेटल हीप्स होते हैं, जितनी भी धातुएं होती है, तो उनको जब निकाला जाता है तो उनमें से लगभग 40% ही हमारे काम का होता है, बाकी 60% वेस्टेज होता है। तो फैक्ट्रीज क्या करती है, जो खाली जगह पड़ी होती है इनके आसपास, वहाँ पर इस कचरे का ढेर लगा देती है। तो इन बच्चों के घर कहाँ पर होते हैं, इन कचरों के ढेर के आसपास ही इनके घर बने होते हैं। तो इन स्लेग हीप्स यानी कि इन कचरे के ढेर के पास इनके मकान होते हैं, और वहीं पर इनके बच्चों का जीवन पूरा होता है। दी चिल्ड्रन वियर स्किन्स पीप्ड थ्रू बाय बोन्स। अब ये जो बच्चे होते हैं ये क्या करते हैं, इस वियर स्किन्स यानी खाल को पहनते हैं। तो इसका तात्पर्य है कि इतने पतले दुबले होते हैं कि ऐसा लगता है जैसे कपड़ों की जगह इनकी खाल को ही ये पहन रखे हैं, क्योंकि पीप्ड यानी झांकना, थ्रू बाय बोन्स, क्योंकि इनकी पूरी हड्डियाँ बाहर झांकती रहती हैं। इतने कृशकाय होते हैं या इनको भोजन नहीं मिलने के कारण इतने पतले दुबले हो जाते हैं, कुपोषण का शिकार होते हैं कि इनकी हड्डियाँ पूरी की पूरी इस तरह की पूरी दिखाई देती है। एंड स्पेक्टेकल्स ऑफ स्टील विद मैंडेड ग्लास। और ये क्या करते हैं, जैसे फैशनेबल है ना, दूसरों को देख कर और बच्चों को देख कर या जो अमीर व्यक्ति हैं उनको देख कर स्वयं भी उसी तरह का जीवन जीते हैं। तो ऐसा करने के लिए इनके जो चश्मे होते हैं वो क्या होते हैं, स्टील यानी किसी के फेंके हुए जो स्टील फ्रेम है उनके ग्लास में क्या करते हैं, मैंडेड ग्लास। मैंडेड ग्लास का मतलब होता है मरम्मत किया हुआ, यानी कि जिसे तोड़ मरोड़ कर या कुछ उसमें चेंजेस करके जो कांच बनाते हैं। और ये कांच कैसे बनाते हैं, लाइक बोटल बिट्स ऑन स्टोन्स, कि ये स्टोन्स यानी पत्थरों से तोड़कर, जैसे कि जो बोतलें होती है कांच की
उनको तोड़ ताड़ के उनसे मैंडेड ग्लास से उनसे मरम्मत करते हुए उन स्टील के फ्रेमों के अंदर अपने चश्मे बनाते हैं, यानी खुद के द्वारा ही तैयार करते हैं ताकि इनको ऐसी फीलिंग्स आए कि हम भी चश्मा लगाते हैं। तो ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम, और इस प्रकार से उनका पूरा का पूरा जो समय होता है, पूरा जीवन होता है, वो कहाँ गुजरता है? स्पेस आर फॉगी स्लम, उन धुंधकारमय या अंधकारमय जो कच्ची बस्तियाँ हैं, स्लम यानी कच्ची बस्तियाँ हैं, उन्हीं की गलियों के अंदर इनका पूरा समय गुजर जाता है। सो ब्लॉट देयर मैप्स विद स्लम्स एज बिग एज डैम, इसलिए सो यानी इसलिए ये जो कलंक है, ब्लॉट का मतलब कलंक, गरीबी का कलंक, अशिक्षा का कलंक जो है, देयर मैप्स उनके नक्शों के ऊपर यानी उनके चित्रों के ऊपर जो कलंक है, विद स्लम्स इन झुग्गियों का या इन कच्ची बस्तियों का, वो कितना बड़ा है? एज बिग, इतना बड़ा है, एज डूम, जैसे कि नरक, नरक के समान इनकी ज़िंदगी होती है और इनका पूरा जीवन इस पृथ्वी के ऊपर ही सजीव नरक की भांति गुजरता रहता है। अब यहाँ तक जो हमारे क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हो सकते हैं जैसे वेयर इज़ द वर्ल्ड ऑफ दीज चिल्ड्रन, कि इन बच्चों का संसार कहाँ है, कहाँ तक है? तो इन बच्चों का संसार कहाँ तक है? इनकी गलियों तक ही सीमित है। तो हम लिखेंगे कि द वर्ल्ड ऑफ दीज चिल्ड्रन इज़ लिमिटेड इन देयर, ये यहाँ पे हॉल्स आया है तो क्रैम्ड हॉल्स, बस इतना ही लिखेंगे, अब ज़्यादा नहीं लिखेंगे, कि उनका जो संसार है वो इनके क्रैम्ड यानी तंग गलियों में और घरों तक ही सीमित है। और इनसे शब्द हो सकता है कि जैसे हम लिख सकते हैं वॉट डज द मैप ऑन द वॉल सीम टू प्रोक्लेम, कि जो दीवार पर वो एक नक्शा टंगा हुआ था, वो जो नक्शा है वो किस चीज़ की घोषणा करता है? तो हम लिखेंगे इट प्रोक्लेम्स द अनलिमिटेड वर्ल्ड, कि जो ये नक्शा हुआ है जिसमें अच्छी अच्छी चीज़ें टंगी हुई थी, वो यहाँ पर असीमित संसार के बारे में बताता है। बट द वर्ल्ड ऑफ दीज पुअर एंड हेल्पलेस चिल्ड्रन इज़ फार अवे फ्रॉम रिवर्स, वैली एंड केप्स, लेकिन ये जो अमीरों का संसार है वो इन गरीब बच्चों से काफ़ी दूर है। इसके अलावा यहाँ पर क्वेश्चन हो सकता है जैसे वे कहाँ रहते हैं, यानी बच्चे जो हैं वो कहाँ रहते हैं, वेयर डू दे लिव, ये जो गरीब बच्चे हैं कहाँ रहते हैं? तो हमारा आंसर होगा दे लिव इन क्रैम्ड हॉल्स वेयर देयर लाइफ स्टार्ट्स विद अनसर्टेनिटी एंड रिमेन्स द सेम टिल डेथ, कि ये बच्चे हैं जो बहुत ही तंग घरों में रहते हैं और उनका जीवन अनिश्चितता के साथ शुरू होता है और अंत तक अनिश्चितता में ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा अगर हम दूसरा क्वेश्चन देखें तो कोई विशेष क्वेश्चन नहीं बनता, तो हम देखते हैं अब आगे। तो आगे की लाइन में जो कवि है वो क्या कहता है? अनलेस, कि जब तक के नहीं, गवर्नर, गवर्नर से मतलब यहाँ पर गवर्नमेंट, सरकार, और इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर का मतलब पुलिस, और विजिटर, विजिटर यानी सामान्य व्यक्ति। तो जब तक ये तीनों मिलकर यानी गवर्नमेंट, पुलिस और सामान्य व्यक्ति में सभी आ गए, पत्रकार भी है, हम भी हैं, जितने भी लोग हैं, ये सब के सब मिलकर जब तक, या इन सब का जो मैप है, दिस मैप बिकम्स देयर विंडोज़, तो ये इन बच्चों के विंडोज़ का मतलब है कि इन बच्चों का संसार यानी इन गरीब बच्चों को, स्लम एरिया के जो बच्चे हैं, इनके जैसे इनको फीलिंग्स नहीं आएगी। अनलेस गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर, इन सबको जब तक इनके लिए फीलिंग्स नहीं आएगी, इनके लिए कुछ करने की तमन्ना नहीं आएगी, तब तक दीज विंडोज़ की ये खिड़कियाँ, इट मीन्स दीज कंडीशंस, या ये जो नरक है, या जो ये जो स्लम्स हैं, दीज विंडोज़ मतलब ये जो स्लम्स हैं, ये क्या करती हैं? दैट शट अपॉन का मतलब बंद कर देना, देयर लाइफ्स यानी इनका जीवन, लाइक कैटाकॉम्स, कैटाकॉम्स एक ऐसी जगह होती है जो तहखाना होता है, और तहखाने में केवल एंट्री होती है, एग्जिट नहीं होती, यानी उसमें केवल जा सकते हैं लेकिन दूसरी तरफ निकल नहीं सकते, केवल वापस घूमकर वहीं पर आना पड़ता है। और इन तहखानों में लाशों को रखा जाता है, कब्र होती है एक तरह से, जो नीचे जमा के रखते हैं लाशों को, जैसा कि इस चित्र में दिया गया है, इस तरह के कैटाकॉम्स होते हैं। तो ये जो स्लम्स हैं, इन बच्चों की ज़िंदगी बिल्कुल इन कैटाकॉम्स की तरह हैं कि जो पैदा तो जाते हैं लेकिन इनका कोई भविष्य नहीं होता। ये इनकी संसार में एंट्री तो हो गई, लेकिन एग्जिट कहाँ से होगा इनको खुद को भी पता नहीं है।
तो फिर क्या किया जाना, तो इसलिए कवि इन लोगों से अपील करता है, कहता है कि ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन, कि तोड़ो इन बंधनों को तोड़ दो, इस गरीबी के बंधन को तोड़ दो, दे ब्रेक द टाउन, कहीं ऐसा ना हो कि ये बच्चे जो हैं ये क्राइम करते करते द टाउन यानी शहर में रहने वाले लोगों को ही न लूट लें या उनको ख़त्म न कर दें। इट मीन्स इनको भी ऐसी ही सुविधाएं अभी से देना शुरू कर दो ताकि ये लुटेरे न बने और एक अच्छे देश का निर्माण कर सकें। एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स, और इन बच्चों को दिखाओ, शो यानी दिखाओ, द चिल्ड्रन इन बच्चों को, टू ग्रीन फील्ड्स वो हरे भरे खेत, एंड मेक देयर वर्ल्ड रन अज्योर ऑन गोल्ड सैंड्स, और इनका संसार भी अच्छा करो, इनको दौड़ने दो, रन यानी दौड़ने दो, अज्योर ऑन गोल्ड सैंड्स, तो अज्योर का मतलब नीला आकाश, तो उनको नीले आकाश के नीचे गोल्ड सैंड यानी सुनहरी रेत के ऊपर दौड़ने दो। एंड लेट देयर टंग्स रन नेकेड इनटू बुक्स, और उनकी जो ज़बान है, टंग्स यानी जीभ है, उसको चलने दो नेकेड, नेकेड का मतलब होता है बिना रेस्ट्रिक्शंस यानी बिना पाबंदियों, नेकेड यानी विदाउट रेस्ट्रिक्शंस या बिना पाबंदियाँ, जिस पे किसी प्रकार की कोई पाबंदी न हो, तो इस प्रकार से बिना पाबंदियों को उनको किताबों में चलने दो। इट मीन्स पढ़ने दो। द वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन, जिसके अंदर की सफ़ेद रंग के और हरे रंग के पन्ने, लीव्स यानी पन्ने होते हैं, ओपन, उसको खोलने दो। यहाँ पर जो कवि है वो कहना चाहता है कि जो ये कच्ची बस्तियों के बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, ये भी एक बहुत ऊंचाइयों को छू सकते हैं, लेकिन उसके लिए इनको अच्छी शिक्षा और अच्छा वातावरण देना होगा। तो हिस्ट्री देयर हुज लैंग्वेज इज़ द सन, और उनको वो इतिहास पढ़ने दो जिसकी भाषा किसकी है, सूर्य है, जिसका भाषा सूर्य। इट मीन्स इनको प्राकृतिक रूप से इस संसार में अगर पढ़ने की छूट दी जाए तो ये बच्चे बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो इस पूरी कविता के अंदर ये सामाजिक रूप से और वर्ग विभेदता को बताते हैं कि एक तरफ तो यहाँ पर टाउन जो है, टायरलस वैली, ये जो सब प्रतीक है अमीरी का प्रतीक है, क्योंकि एक तरफ तो बहुत अमीर लोग रहते हैं, और स्लम यानी जहाँ पर एक ऐसी बस्ती के बारे में बताया गया है जहाँ पर बहुत ज़्यादा गरीबी है और बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ तक कि अब जो क्वेश्चंस है वो हम देख लेते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस यहाँ पर हो सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। whom does the poet appeal to remove the obstacles in the progress of slum children, यानी कि जो कवि है वो किन लोगों से अपील करता है कि उन्नति में जो रुकावट दूर कैसे की जा सकती है, या किन लोगों से वो अनुरोध करता है। तो हमारा आंसर होगा कि द पोइट अपील्स टू ऑल द पर्सन्स कनेक्टेड विद एजुकेशन टू रिमूव द ऑब्स्टेकल्स इन द प्रोग्रेस ऑफ द स्लम चिल्ड्रन, कि ये जो स्लम्स हैं, कच्ची बस्तियां हैं, इन बच्चों की उन्नति में रुकावटों को दूर करने के लिए कवि शिक्षा से जुड़े हुए जो जितने भी लोग हैं उनसे अनुरोध करता है। क्वेश्चन है कि विच सिमिली हैज़ बीन यूज टू कंपेयर द डार्क लाइव्स ऑफ द स्लम चिल्ड्रन, यानी कि जो कच्ची बस्तियां हैं इसमें रहने वाले जो बच्चे हैं, इनके अंधकार में जो जीवन है उसकी तुलना करने के लिए कवि कौन सी उपमा का प्रयोग करता है। तो हम इसमें लिखेंगे दैट शट अपॉन देयर लाइव्स कैटाकॉम्स, लिखा हुआ है यहाँ पर। तो ये जो शट अपॉन देयर लाइव्स कैटाकॉम है, ये इस पूरी लाइन का मतलब है कि उनका जीवन अंधकारमय होकर ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह से पूरी कविता ख़त्म होती है। क्वेश्चंस हमने देख लिए, इसको 2-3 बार पढ़ेंगे तो ये अच्छी तरह समझ में आएगी, क्योंकि लैंग्वेज थोड़ी कठिन है इसकी। जय हिंद, जय भारत।